हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेशन मैथमेटिकली कैसे किया जा सकता है और कैसे वो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस को बताता है, ये सब बातें हम डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम अपने इस लेक्चर में कुछ वैसे ही न्यूमेरिकल्स के साथ अपने डिस्कशन को जारी रखेंगे। सबसे पहला एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है, रिलेशनशिप क्या है फ्री एनर्जी चेंज और यूज़फुल वर्क डन में। हालांकि हमें यही नहीं पता यूज़फुल वर्क डन क्या होता है, तो हमें उसको भी समझना होगा। बट एक बार अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स रिकॉल करूं तो मैंने कुछ ऐसा लिखा था कि Q जो होता है वो डेल्टा E प्लस वर्क रहता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा E प्लस वर्क ऑफ एक्सपेंशन प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। तो पहले तो ये देख लें कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन और वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन क्या है। एक्चुअली जो वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन होता है वही यूज़फुल वर्क डन होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ किसी एक पिस्टन लगे सिलेंडर में मैंने वाटर लिया हुआ है और मैं इसको हीट कर रहा हूँ बहुत ही स्ट्रांगली, जिसकी वजह से ये H2 प्लस हाफ ही O2 में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होने वाला है। सो गैसेस बन रही हैं, उन गैसेस के बनने से पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, मीन्स अंदर प्रेशर बढ़ेगा। ये जो पिस्टन ऊपर जाने की वजह से एक वर्क डन है जो हम लोग पीछे इस चैप्टर में पढ़ते थे, वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है। और इस वाटर का रीलीन प्रोडक्ट्स के अंदर बदलना ये वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन है या यूज़फुल वर्क डन है। तो हम इस रिएक्शन की फेवरेबिलिटी के लिए जो डेल्टा जी का रिलेशन है वो हम स्टडी करना चाहते हैं। सी हेयर, हम लोगों ने जब एंट्रोपी स्टडी किया तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि Q/T जो होता है वो डेल्टा S होता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकता हूँ कि जो Q होगा वो T डेल्टा S के बराबर हो जाएगा। T डेल्टा S दैट इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस वर्क ऑफ एक्सपेंशन, ये P डेल्टा V होता है, प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, ये यूज़फुल वर्क डन है। नॉन एक्सपेंशन की बजाय यूज़फुल वर्क डन भी लिख सकता हूँ। ये सारी टर्म हमें पता है डेल्टा H होती थी, मींस T डेल्टा S दैट इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन या यूज़फुल वर्क डन लिख देता हूँ। तो फाइनली T डेल्टा S माइनस डेल्टा H ये इस तरफ ले आया मैं, दैट इज इक्वल टू वर्क यूज़फुल। पूरी रिएक्शन को अगर मैं माइनस से डिवाइड कर दूं पूरी इस इक्वेशन को, तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S दैट इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क यूज़फुल, और यही वैल्यू आपकी डेल्टा G थी, माइनस वर्क यूज़फुल। या मैं इसको लिख दूं वर्क यूज़फुल दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G। मीन्स किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जितना हायर नेगेटिव डेल्टा G वैल्यू होगा उतना यूज़फुल वर्क डन रहेगा। जितना हायर नेगेटिव डेल्टा G वैल्यू उतना ज़्यादा रिएक्शन के लिए यूज़फुल वर्क डन मीन्स प्रोडक्शन। या मैं क्या ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि सपोज कीजिए दो मैं हाइपोथेटिकल रिएक्शंस यहाँ पे लिखूँ, लेट मी राइट इट, A कन्वर्टेड इनटू B, A कन्वर्टेड इनटू B एंड डेल्टा G का वैल्यू है -70। आगे कोई भी यूनिट समझ लीजिए। X कन्वर्टेड इनटू Y और डेल्टा G का वैल्यू है -90। तो यहाँ यूज़फुल वर्क डन करने के लिए डेल्टा G का वैल्यू मोर नेगेटिव है, रिजल्टिंग X का Y में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। X में Y का एक्सटेंट कन्वर्जन ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू जितना A B में कन्वर्ट हो। किसी भी रिएक्शन के लिए हम ये बात समझ के चलें कि अगर डेल्टा G का वैल्यू मोर नेगेटिव है तो मतलब ज़्यादा हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर इसका डेल्टा G मोर नेगेटिव है तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि X Y में ज़्यादा कन्वर्ट हो पाएगा, मीन्स ये यूज़फुल वर्क डन जो है X में Y का कन्वर्जन वो ज़्यादा हो पाएगा एज़ कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर केस। और अगर सपोज़ कहीं ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि A में B का कन्वर्जन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रिएक्शन होगा वो डेफिनेटली अब आपका A टू B कन्वर्जन वो नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन फेवरेबल होगा।
तो ये समटाइम 1-2 नंबर का क्वेश्चन एज अ डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि केमिस्ट्री में डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, बट फिर भी हम लोग किसी न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस न्यूमेरिकल को देखें, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ लिखा हुआ है। डेल्टा एच और डेल्टा एस फॉर वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ये वाटर है, लिक्विड, इसको वेपोराइज कर रहा हूँ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। वैल्यूज़ डेल्टा एच और डेल्टा एस की गिवन है। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव गिवन है, मतलब ये प्रोसेस नॉन फेवरिंग होगा, और डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव गिवन है, मतलब ये वाला पर्टिकुलर फीचर फेवरिंग होगा। देखते हैं क्या पूछ रहा है। कैलकुलेट टेम्परेचर व्हेन फ्री एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ जीरो। फ्री एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जीरो मींस डेल्टा जी ज़ीरो। वो कब होता है? इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे मैं ये जानता हूँ कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जीरो है, मतलब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर है। और ये वो टेम्परेचर पूछ रहे हैं, कब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से टी को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो डेल्टा एच की वैल्यू मुझे गिवन है 40.63 और डेल्टा एस भी मुझे गिवन है 0.108 किलो जूल। किलो जूल में ही कन्वर्ट करना, ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़ लेनी है। तो अब अगर मैं यहाँ से इस टेम्परेचर को कैलकुलेट करूँ तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आई कैन से कि वो 373 के आसपास आ जाएगी। एग्जैक्ट देख लेना, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, 373 केल्विन के आसपास आ जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ये। सो ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे आपका जो फ्री एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है रिएक्शन के लिए वो ज़ीरो है। फिर वो कहता है कि आप साइन ऑफ डेल्टा जी प्रेडिक्ट करें अबव दिस टेम्परेचर, कि मतलब अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया जाएगा तो डेल्टा जी का साइन क्या होगा, मींस वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आप देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और मैं पीछे काफ़ी डिटेल में ये बात समझा के आया कि एंडोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पॉन्टेनियस बन जाते हैं। एक्सोथर्मिक टेम्परेचर घटाने पे स्पॉन्टेनियस बनते हैं, एंडोथर्मिक बढ़ाने पे स्पॉन्टेनियस बनते हैं। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा के 373 कर देंगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, मींस जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहीं ये वैल्यू नेगेटिव होती तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा जी पॉजिटिव बन गया होता। अभी प्रेजेंटली आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो डेफिनेटली नेगेटिव बन जाएगा अबव दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक और क्वेश्चन पे नज़र डालें। कैलकुलेट फ्री एनर्जी चेंज इन डिजोल्विंग 1 मोल सोडियम क्लोराइड एट 25 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल सोडियम क्लोराइड है, उसको डिज़ोल्व करना है, वाटर में ही डिज़ोल्व करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक्वस, और ये उसका सोल्यूबल फॉर्म बन गया। इसका फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा जी जब मुझे कैलकुलेट करना है 25 डिग्री सेल्सियस पे, डेल्टा एस की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है, तो ये तो श्योर है कि मुझे यहाँ पे डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस कैलकुलेट करना है। अब डेल्टा एच कहाँ से लाऊं? इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा एच कहीं नहीं दे रखा। ये कुछ अजीबोगरीब लैटिस एनर्जी बता रखी है जो अभी तक कहीं यूज़ नहीं की हमने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हुए। हाइड्रेशन एनर्जी शायद इसको भी बिल्कुल नहीं पढ़ा हमने यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में ये सब गिवन है। तो चलिए एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि NaCl पानी में कैसे डिज़ोल्व होता है। सबसे पहले क्या काम होना है, ये वाटर है और इसके अंदर मैं सॉलिड सोडियम क्लोराइड डाल रहा हूँ, जिसमें सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस 2 आयंस आपस में चिपके हुए हैं। मुझे इन्हें तोड़ना है, इन्हें दूर करना है, इसके लैटिस को ब्रेक करना है, मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो 1 मोल NaCl को पूरी तरह से उसके आयंस में डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो लैटिस एनर्जी है। लगानी पड़ी है तो डेफिनेटली ये डेल्टा एच फॉर डिसोसिएशन, डेल्टा एच लैटिस वो पॉजिटिव है।
ओके, ये पहला काम जो मुझे एनर्जी लगानी पड़ी। उसके बाद क्या होगा, Na+ और Cl- अलग अलग हो गए। फिर जो वाटर है यहाँ पे, वो वाटर के पार्टिकल्स इस Na+ की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। वाटर, ये आपका वो वाटर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से O पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, H पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। पोल बने हुए हैं नेगेटिव पॉजिटिव, पोलर मॉलिक्यूल है ये, तो ये नेगेटिव पोल्स के साथ इस Na+ की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा। एंड सेम लाइक दिस यहाँ पे भी मीन्स ये जो कैटायन है वो वाटर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली एनायन भी इस पॉजिटिव पोल वाले हिस्से से वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस दौरान वो कुछ एनर्जी निकालता है, जिस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि लैटिस एनर्जी जो लगानी पड़ी वो कम लगानी पड़ी हो, और हाइड्रेशन एनर्जी जो निकली वो ज़्यादा निकली हो, तो सोल्यूबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। आपको एनर्जी लगानी पड़ी 777.8 किलो जूल तोड़ने के लिए, जबकि 774.1 किलो जूल एनर्जी निकली हाइड्रेशन एनर्जी के एवज में, यानी कि 3.7 किलो जूल एनर्जी आपको लगानी पड़ी है, सो दैट NaCl एक्वस में कन्वर्ट हो जाए। क्या मैं इस NaCl एक्वस को यही फॉर्म कहना चाह रहा था? तो डेफिनेटली मैं इसको यही दिखाना चाहता था कि ये जो NaCl एक्वस है ये एक्चुअली सोडियम आयन वाटर ने इसको चारों तरफ से घेर रखा है, और क्लोराइड आयन वाटर ने चारों तरफ से इसको घेर रखा है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान मुझे 3.7 किलो जूल एनर्जी लगाना पड़ा। ये बात मुझे डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है, और यही जो मुझे लगाना पड़ा है टोटल 3.7 किलो जूल, वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा H है, जो कि पॉजिटिव है, जो कि नॉन फेवरिंग है, मींस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो मैं यहाँ डेल्टा H की वैल्यू लिख रहा हूँ 3.7 माइनस T 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा S 0.043, और अब मैं यहाँ पे इस डेल्टा G की वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा। ये जो भी आंसर आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बन जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा, आई होप कि ये नेगेटिव ही होगा, आप आंसर कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। बट अगर मैं T को कम कर दूँ, लाइक 198 कर दूं या 190 कर दूं, तो फिर डेल्टा G पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मतलब अभी अगर मान लीजिए, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सपोज नेगेटिव आ रहा है तो मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। बट अगर आप T को घटा देते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू भी बन सकती है, मींस ये नॉन स्पॉन्टेनियस भी बन सकता है। तो प्रेजेंट तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ डेल्टा G का वैल्यू बताना था, और वो आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखें आप, कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन गिवन है, इसका डेल्टा G निकालना है, इसका डेल्टा H वैल्यू वो आपको दे रखा है। फॉर्मूले पे चला जाता हूँ स्ट्रेट, डेल्टा G नॉट दैट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। ये जो डेल्टा S नॉट निकालना है, सबसे पहला काम, ये वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेट 298 केल्विन होता है। तो डेल्टा S नॉट जो मुझे निकालना है, उसको निकालने का एक फॉर्मूला रहता है, जस्ट लाइक डेल्टा G एंड डेल्टा H, समेशन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट माइनस समेशन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। बस ये एक छोटा सा काम है जो आपको करना है, और ये एक फॉर्मूला है जो अभी तक हमने स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए कहीं यूज़ नहीं किया। आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे हम लोग डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, ठीक वैसे ही हम यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट, डेल्टा S फॉर द रिएक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ एलिमेंटल फॉर्म में जो एंट्रोपी ऑफ
रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इन स्टैंडर्ड स्टेट है वो किसी का भी जीरो नहीं होता, ये बात क्लियरली याद रखें। वहाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंटल सब्सटेंसेस जीरो रहता था। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ रिएक्शन पे, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट देख रहा हूँ। HI का वैल्यू मुझे गिवन है 206.3, 2 मोल हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये मेरे पास प्रोडक्ट्स का एंट्रोपी इन स्टैंडर्ड स्टेट होगा माइनस रिएक्टेंट में 1 मोल H2 है, वैल्यू पता है मुझे 130.6 प्लस 116.5। जस्ट इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, यहाँ पे पुट करें। T टेम्परेचर 298 यू नो, डेल्टा H का वैल्यू गिवन है 51.9, डेल्टा G नोट को कैलकुलेट कर लीजिए। यही आपका पहला रिक्वायरमेंट है। रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करनी है, फिजिबल होगा या नहीं होगा। तो आप इस डेल्टा G को देखिएगा, अगर ये डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो आप बोल देंगे रिएक्शन फिजिबल है, अदरवाइज़ आप मना कर देंगे। जैसे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ मैं प्लस 2.6 किलो जूल के आसपास आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 2.6 किलो जूल, जो क्लियरली सजेस्ट करेगा आपको कि रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G नोट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज तो हम समझ ही रहे हैं, फ्री एनर्जी चेंज है 298 केल्विन, 1 बार प्रेशर, वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन होगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ये हमारे सामने एक नई टर्मिनोलॉजी है जिससे हम ज़्यादा अवेयर्ड नहीं हैं। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मुझे काफ़ी डिटेल में ये बातें समझानी है, लेकिन आज क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं तो मैं इसको एज इट इज़ ऐसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए मैं इसको समझाने की अभी यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश करूँगा। हालांकि मिनिमम वर्ड्स में समझाऊँगा, इन डिटेल अगले चैप्टर के अंदर हम समझेंगे। देखिए, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रिएक्शन रहता है जिसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जहाँ पे नॉट ओनली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है बट प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। स्टार्टिंग पे किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन काफ़ी फास्ट होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट स्लो बन रहा होता है। धीरे धीरे दोनों का रेट ऑफ कन्वर्जन इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है। मींस जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है एग्जैक्टली उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बदल जाता है। इस पर्टिकुलर स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम क्या है? रिएक्टेंट जिस स्पीड के साथ प्रोडक्ट में बदल रहा है, जितनी क्वांटिटी, रादर आई शुड से मोर परफेक्टली, जितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदल रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बदल जाता है। तो ये पर्टिकुलर स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम है। मैक्रोस्कोपिकली देखने पे हमें लगेगा कि रिएक्शन हो ही नहीं रही, बट माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करें तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा होता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना रहा होता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे घर पे एक पानी का टैंक है छत पे, वहाँ एक टैप ओपन किया, पानी निकालना शुरू कर दिया और ऊपर से पानी डालना शुरू कर दिया। तो रिजल्टिंग जो लेवल ऑफ द वाटर है वो कांस्टेंट रहता है उस पर्टिकुलर टैंक में। मैक्रोस्कोपिकली हमें लगता है कि उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा, बट माइक्रोस्कोपिकली देखें तो कुछ नए वाटर पार्टिकल्स एंटर कर रहे होते हैं और पुराने वाले वहाँ से एग्जिट कर रहे होते हैं। मीन्स एक रिएक्शन चल रही होती है। यही इक्विलिब्रियम के अंदर रहता है कि रेट, या मैं यूँ कहूँ कि अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वही अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। सी, मेरे पास यहाँ पे एक रिएक्टेंट रखा है R, कितना है? सपोज 1 मोल। कब? शुरुआत में, मतलब T = 0। अभी आपने बर्तन में रिएक्टेंट डाला है 1 मोल, प्रोडक्ट है ही नहीं। 10 मिनट बाद आपने आके देखा तो 10 मिनट बाद R बन चुका है 0.7
और P बन चुका है 0.3। ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट बढ़ेगा रिएक्टेंट घटेगा, तो रिएक्टेंट 1 से घट के 0.7 मोल हो गया और प्रोडक्ट 0 से बढ़ के 0.3 मोल हो गया। ये 10 मिनट बाद थी। 10 मिनट बाद अगर मैं प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट का रेशियो देखूं तो ये 0.3/0.7 होगा। इस वैल्यू को एक टर्म असाइन करते हैं Q, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन कोशिएंट। कोई सिंपली आपसे पूछ ले कंसंट्रेशन कोशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे कि दिस इज सिंपली द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये जो साइन है ये मोलर कंसंट्रेशन के लिए है, मींस मोल पर लीटर में क्या कंसंट्रेशन है, कोई और अलाउड नहीं है। ओके, 20 मिनट बाद देखा, ये हो चुका था 0.65, ये हो चुका था 0.35। फिर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट देखा 0.35/0.65, ये कंसंट्रेशन कोशिएंट है। फिर आधे घंटे बाद देखा, ये हो गया है 0.6, ये हो गया है 0.4। ये 40 मिनट बाद सपोज लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझा रहा हूँ ये तो जस्ट बात को। रियल की कहानी तो अगले चैप्टर में। Q का वैल्यू अगर कैलकुलेट करूं तो वो बन जाएगा 0.4/0.6। ये कंसंट्रेशन कोशिएंट है। उसके बाद मैंने 40 मिनट के बाद इसको जब भी एनालाइज किया हो, 50 मिनट बाद, 60 मिनट बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, मैंने पाया कि ये वैल्यूज़ यहीं पे रुक गई हैं। मतलब ये घट नहीं रहा, ये बढ़ नहीं रहा। एक्चुअली क्या हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा था स्टार्टिंग पे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज़्यादा बदलता, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कम आता। बट इस टाइम पे जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है एग्जैक्टली उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बदल रहा है, जिसकी वजह से मुझे इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। मैं ये कतई नहीं कहना चाहता कि 40 मिनट के बाद रिएक्शन रुक गई है, रिएक्शन चल रही है, लेकिन जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है एग्जैक्टली उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहा है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। ये है समय इक्विलिब्रियम का। दिस इज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज द इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग इन रिएक्शन when concentration of reactant and products are becoming constant, not equal. I'm not saying equal, constant. equal भी हो सकती थी, दोनों 0.5 भी हो सकती हैं, कोई कम ज़्यादा भी हो सकती है। मैं वो equal वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, वो out of so many possible options एक ऑप्शन रहेगा, बट आई एम सेइंग कि वो constant हो गई। तो जब वो constant हो गई तो इस Q को ही मैंने एक नाम दे दिया K, जिसको मैं बोलता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब जब किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया हुआ है, उस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और किसी दूसरे समय पे जब जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम आया हुआ हो, उस टाइम पे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कोशिएंट कहलाता है। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, इसको समटाइम Kp वर्ड से भी डिसाइड करते हैं, Kp से भी डिसाइड रिप्रेजेंटेड रहता है और Kc से भी रिप्रेजेंटेड रहता है। P's फॉर प्रेशर्स, अगर यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के प्रेशर्स गिवन हो, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं ले रखे थे, और या कंसंट्रेशंस गिवन हो, जो कि मैं यूज़ कर रहा था मोल पर लीटर में, तो मैं मोल पर लीटर की बजाय यहाँ पे बोल देता आपको रिएक्टेंट का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था और 0.7 एटमॉस्फेयर हो गया और 0.65 एटमॉस्फेयर हो गया, तो फिर वो जो K निकलता वहाँ पे वो Kp हो जाता। अभी कंसंट्रेशंस हैं तो वो Kc हो गया। अभी ज़्यादा डिमार्केशन यहाँ पे नहीं करेंगे कि हमारे न्यूमेरिकल्स में वो Kc है या Kp है, दोनों को एक जैसा मान लेंगे। हालांकि एक जैसी चीज़ें हो भी सकती हैं, ना भी हों, अगले चैप्टर में इंतजार करेंगे इसके लिए। बट अभी फ़िलहाल सिर्फ ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K और डेल्टा G में क्या इक्वेशन है, क्या रिलेशन है। तो हमारे पास एक रिलेशन कुछ ऐसा आता है कि जो डेल्टा G होता है एक्चुअली वो डेल्टा G0 प्लस RT ln Q होता है। ये Q आपका वही कंसंट्रेशन कोशिएंट है, ln नेचुरल लॉग है, T वो टेम्परेचर है, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, डेल्टा G0 स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, और डेल्टा G किसी भी दूसरी सिचुएशन पे आपका फ्री एनर्जी चेंज रहेगा। मुझे पता है
कि इक्विलिब्रियम अगर आता है रिएक्शन के अंदर तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। प्लीज़ रिमेंबर इट वेरी केयरफुली कि डेल्टा जी नोट 0 नहीं होता, डेल्टा जी 0 होता है इक्विलिब्रियम टाइम पे। कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं और आप सोचें कि ये वैल्यू 0 है, तो आप याद रखिएगा ये 0 नहीं है, ये 0 है। और जब ये 0 है तो मैं यहाँ पे वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ बहुत आसानी से, मुझे कोई नहीं रोकने वाला। और Q को Q क्यों लिखूँ, K लिख देता हूँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो Q K हो जाता है, कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट एक्चुअली K में बदल जाता है, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा और आगे का बढ़ता हूँ एक कदम, क्योंकि मुझे याद आ रहा है बताया जाता था नेचुरल लॉग की वैल्यू बुक्स में नहीं गिवन है, बुक्स में log बेस टू द पावर 10 की वैल्यू गिवन है। तो मैं इस नेचुरल लॉग को log बेस टू द पावर 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सी हेयर वेरी वेरी केयरफुली, थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गलत हो गया। सी हेयर, इसको ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, आर टी 2.303 log, ये नेचुरल लॉग को log बेस टू द पावर 10 में कन्वर्ट कर दिया मैंने, -2.303 आर टी log के, ये डेल्टा जी नोट होगा। और ये टूल याद रखूँगा मैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड और के में मुझे कुछ एक मिसिंग वैल्यू गिवन निकालनी होगी, एक दे रखा होगा। इस लॉग को समटाइम न्यूमेरिकल में के पी लिख रहे होंगे या के सी लिख रहे होंगे, हमें उसकी चिंता नहीं करनी, अगले चैप्टर में करेंगे चिंता। अभी दोनों को एक जैसा ट्रीट करके आगे बढ़ेंगे। टी वो टेम्परेचर मोस्टली 298 ही मिलेगा आपको, क्योंकि स्टैंडर्ड सिचुएशन का डेल्टा जी निकाल रहे हैं, तो ना गिवन हो टी तो भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा, वैल्यू आप लोगों ने क्रैम की हुई है 8.314, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डेल्टा जी नोट जूल में आ जाएगा, या आप लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू भी यूज़ करेंगे तो वो पर्टिकुलरली आपके पास लीटर एटमॉस्फेयर में डेल्टा जी नोट होगा। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को और इक्विलिब्रियम सिचुएशन को हम लोगों ने थोड़ा स्टडी करने का कोशिश किया। इन डिटेल हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ इस पॉइंट पे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करेंगे आने वाले चैप्टर में, और अपने इस थर्मोडायनामिक्स को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।